Dear students, we have studied the monohybrid and dihybrids experiments performed by Mendel, and we have learned that how intelligent Mendel was. He, starting from the selection of the pea plant, experimental plant, selecting the traits, the contrasting traits, the different intelligent steps in his experiments, the unique way of his calculations, interpretation, proposing the law of dominance, segregation, independent assortment, all these things he had intelligently executed. And his work was published in 1865. But this is a sad element here that his work was not recognized till 1900. 1865 में उन्होंने अपने जो भी एक्सपेरिमेंटल स्टेप्स थे, जो उनका इंटरप्रिटेशन था, जो उनके लॉज थे, वो सभी उन्होंने पब्लिश तो करवाए, लेकिन उनका जो भी हार्ड वर्क रहा, उनकी जो भी ऑब्जर्वेशंस, रिजल्ट्स, लॉज रहे, उनको 1900 तक कोई भी रिकॉग्निशन नहीं मिली। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे रीजंस रहे जिसकी वजह से उनके इतने इंटेलिजेंट वर्क को भी उस टाइम रिकॉग्निशन नहीं मिल पाई। द वेरी फर्स्ट रीजन वाज द लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन। जैसे आज अगर कोई रिसर्च वर्क चलते हैं, कोई रिजल्ट्स आते हैं, कुछ नई फाइंडिंग्स आती हैं, तो उनको बहुत तेजी से फास्टली वी कैन कम्युनिकेट विद ऑल ओवर द वर्ल्ड. We have a number of media, like we can spread it through the newspapers, radios, internet is there, journals are there. So there are a number of communication media available today. लेकिन उस टाइम communication media की वजह से कुछ gaps रहे. The media was not able to publicize his work. वाइडली जो उनकी पब्लिकेशन नहीं हो पाई वो इसी वजह से क्योंकि उस वक्त जो कम्युनिकेशन मीडिया था वो इतना प्रॉपर एस्टेब्लिश नहीं हुआ था. दिस वाज वेरी फर्स्ट रीजन. सेकंड रीजन वाज क्योंकि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में एक बात कही थी, जब वो रिजल्ट्स लेते थे तो उसके बाद वो इंटरप्रेट करते थे कि ऐसा कैसे आया होगा. जैसे आप याद करें कि ये हाइब्रिड है, कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब टॉल प्लांट, F1 जनरेशन के टॉल प्लांट्स. तो यहाँ पर उन्होंने कैसे इस चीज को इंटरप्रेट किया कि हर कैरेक्टर के लिए एक फैक्टर होता है, जिसे आज हम जीन के नाम से जानते हैं. फैक्टर जो उन्होंने वर्ड यूज किया, दैट वाज टोटली एन इमेजिनरी थिंग. उन्होंने कहा कि एक फैक्टर होता है, या जिसको आप जीन कहते हो, दैट इज अ स्टेबल डिस्क्रीट यूनिट. F1 जनरेशन में जो फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, जैसे ये ड्वार्फ कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, तो दूसरे साइंटिस्ट शायद ये मान चुके होते कि ये कैरेक्टर कहीं गुम हो गया है. लेकिन क्योंकि मेंडल ने इंटेलिजेंटली इस प्लांट को सेल्फिंग करवाया और सेल्फिंग से ये कैरेक्टर बाहर आया, तो इसीलिए बेस पे उन्होंने कहा कि जो फैक्टर्स होते हैं वो स्टेबल यूनिट्स होती हैं, डिस्क्रीट स्टेबल यूनिट्स, जो कि कहीं गुम नहीं होती, उसी उन्हीं पेरेंट्स में या उन्हीं प्रोजेनिस के अंदर वो होंगी. वो अलग बात है कि वो एक्सप्रेस कर रही हैं या नहीं कर रही हैं. तो ये जो कॉन्सेप्ट था कि हर कैरेक्टर के लिए कोई एक खास फैक्टर होता है, एक स्टेबल यूनिट होती है, डिस्क्रीट यूनिट होती है, उस वक्त के जो कंटेम्पररीज थे उनके द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया. द साइंटिस्ट वर बिलीविंग इन द ब्लेंडिंग थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. एक ब्लेंडिंग थ्योरी थी जिसमें ये कहते थे कि जो पेरेंट्स हैं उनके कैरेक्टर्स ब्लेंड हो जाते हैं और उनकी जो प्रोजेनिस हैं दे गेट इंटरमीडिएट मिक्स्ड कैरेक्टर्स ऑफ द पेरेंट्स. लेकिन यहाँ पर मेंडल ने जो अपना कॉन्सेप्ट दिया कि कैरेक्टर्स जो ब्लेंड नहीं होते हैं, वो स्टेबल होते हैं, वो हो सकता है अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं या हो सकता है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करें, लेकिन वो कैरेक्टर सेपरेट हैं, मिक्स नहीं होते. तो ये जो कॉन्सेप्ट था कि जीन और फैक्टर्स दे आर stable discrete, the characters are controlled by stable discrete units known as gene or factor, that was not accepted by the contemporaries. And एक वजह इसकी ये भी रही, एक तो मैं अभी कहा कि वहां पर ब्लेंडिंग थ्योरी पॉपुलर थी. सेकंड एक बात और थी कि वहां पर उन
दिनों एक जो अपरेंट कॉन्टिन्यूस वेरिएशन देखे जाते हैं पॉपुलेशन में, उसकी वजह से भी ये माना नहीं गया कि जो जीन या फैक्टर जैसा वर्ड वो यूज कर रहे हैं वो एक सही में कोई ऐसी यूनिट है जो करेक्टर्स को कंट्रोल करती है। बिकॉज द साइंटिस्ट बिलीव दैट देयर इज ब्लेंडिंग ऑफ करेक्टर्स एंड दे वर कॉन्स्टेंटली स्टडिंग द continuous variations, apparent continuous variations that can be environmental. So these continuous variations in the population was observed by scientists, and they were saying that no such a thing exists which is stable or discrete which controls the character. कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा फैक्टर जैसी कोई चीज नहीं है जो स्टेबल नेचर की है, डिस्क्रीट यूनिट है, करेक्टर्स तो ब्लेंड होते हैं, ओके, और वो चेंज हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट इज अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स, क्योंकि बायोलॉजी का फील्ड था और उस वक्त मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को यूज करना एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था, एंड दैट वाज आल्सो नॉट एक्सेप्टेड बाय द साइंटिस्ट एट दैट टाइम। अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स वाज टोटली new and it was unacceptable. And fourth, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जीन या फैक्टर कोई स्टेबल यूनिट है आपको, लेकिन ये मालूम है कि उनके सारे एक्सपेरिमेंट्स फील्ड एक्सपेरिमेंट्स रहे। फील्ड एक्सपेरिमेंट्स में जो उनको रिजल्ट्स मिले, उन रिजल्ट्स को उन्होंने इंटरप्रेट सिर्फ एक गैस वर्क से किया था कि कोई फैक्टर जैसी चीज होती है, लेकिन उसका वो कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे सकते थे क्योंकि माइक्रोस्कोपिक स्टडीज नहीं की गई थी। साइंटिस्ट को वो फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए कि ये यूनिट देखने में कैसी है, इसका केमिकल नेचर कैसा है, ये कहाँ होती है। That was not provided by Mendel. That's why his idea of this gene or factor was totally neglected. उस वक्त बिल्कुल उनके काम को नेग्लेक्ट किया गया। That's why the reason was that although their work was published in 1865, but it remained unrecognized till 1900. So these were the few reasons because of which Mendel's work was unrecognized.